आज का हमारा वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है। आज हम दस्तक अभियान के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, समस्त आंगन एएनएम और जो बालिकाएं महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दस्तक अभियान इसमें हम 11 सत्र देखेंगे, जिसमें कुपोषण के बारे में और बच्चों में प्राथमिक जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दस्तक अभियान 2023-24 प्रथम चरण इसका शुरू होगा 18 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक। दस्तक अभियान का स्लोगन है, दस्तक है आपके द्वार, स्वस्थ शिशु है उपहार। ये 2023-24 में दस्तक अभियान का स्लोगन है। अगर हम दस्तक अभियान की बात करें तो हमें कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े अवश्य रूप से देखना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य या मध्य प्रदेश, इसमें शिशु मृत्यु दर जो है वो 41 प्रति 1000 LV, बाल मृत्यु दर 49 प्रति 1000 LV, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कम वजन के बच्चों का प्रतिशत है 33%, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में व्याप्त गंभीर कुपोषण है 6.5%, 6 माह से 60 माह के बच्चों में व्याप्त एनीमिया है 72.7%, संस्थागत प्रसव है 91%, जन्म के तुरंत बाद शीघ्र स्तनपान है 41.3%, 12 से 23 माह के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण है 83.3%, दस्त रोग के प्रकरण है 6.4% और श्वसन रोग ARI के प्रकरण है 2.6%। बाल मृत्यु दर के कारण, यहाँ पे कुछ बाल मृत्यु दर के कारण दिए गए हैं। बाल मृत्यु के 45% में कुपोषण अंतर्निहित कारण है। कुपोषण के अलावा जो अन्य कारण है वो है निमोनिया, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, मलेरिया, इंजरी, डायरिया, एड्स, अदर कारण भी है टिटेनस और सेप्सिस। ये कुछ अदर कारण दिए गए हैं और उनके परसेंटेज दिए गए हैं कि किन कारणों से बाल मृत्यु दर होती है। बाल मृत्यु में कमी लाने हेतु साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप, ये कुछ हस्तक्षेप है जो बाल मृत्यु दर में कमी ला सकते हैं, जैसे कि शिशु एवं गतिविधि विवरण, शिशु एवं बाल आहार पूर्ति व्यवहार IYCF, विटामिन A अनुपूरण, बाल कुपोषण, एनीमिया नियंत्रण, दस्त रोग उपचार गतिविधि, ORS का प्रयोग और जिंक का प्रयोग, निमोनिया का संस्था आधारित प्रबंधन। अगर हम ये सभी चीज़ें, ये सभी गतिविधि करते हैं तो हम कुछ हद तक बाल मृत्यु में कमी ला सकते हैं। अब हम दस्तक अभियान के बारे में बात करेंगे। जो हमारा दस्तक अभियान है वो स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की समन्वित रणनीति है। इसमें इसका उद्देश्य है बाल्यकालीन बीमारियों के पहचान एवं प्रबंधन ताकि बाल मृत्यु में कमी हो। लक्ष्य हितग्राही है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे। क्रियान्वयन रणनीति है, दस्तक दल द्वारा घर घर जाकर बच्चों में बीमारियों की पहचान, रेफरल एवं प्रबंधन किया जाएगा। दस्तक दल, यहाँ पे आपको दस्तक दल का एक चित्र दिया जा रहा है। ANM, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये तीनों मिलकर दस्तक अभियान में सहयोग करेंगे या कार्य करेंगे दल के रूप में। और जो CHO है, ग्राम में जो सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर CHO, वो इनका पर्यवेक्षण करेंगे। दस्तक अभियान दी जाने वाली सेवाएं, अब हम कुछ सेवाएं देखेंगे जो कि दस्तक अभियान के द्वारा दी जाएगी।
समुदाय में बीमार नवजातों और बच्चों की पहचान, प्रबंधन एवं रेफरल। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान, रेफरल एवं प्रबंधन। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया की सक्रिय स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्त रोग की पहचान एवं नियंत्रण हेतु ORS एवं जिंक के उपयोग संबंधी सामुदायिक जागरूकता में बढ़ावा एवं प्रत्येक घर में गृहभेट के दौरान ORS पहुंचाना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में शैशव एवं बाल्यकालीन निमोनिया की त्वरित पहचान एवं प्रबंधन। 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों में विटामिन A अनुपूरण। बच्चों में दिखाई देने वाली जन्मजात विकृतियों एवं वृद्धि विलंब की पहचान। 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में श्रवण बाधित एवं दृष्टि दोष की पहचान, पुष्टि कर RBS के कार्यक्रम में पंजीयन कर उपचारित करना। समुचित शिशु एवं बाल आहार पूर्ति संबंधित समझाइश समुदाय को देना। SNCU एवं NRC से छुट्टी प्राप्त बच्चों में बीमारी की स्क्रीनिंग तथा फॉलोअप को प्रोत्साहन। गृह भेंट के दौरान आंशिक रूप से टीकाकृत एवं छूटे हुए बच्चों की टीकाकरण स्थिति की जानकारी लेना। ये सारी चीज़ें दस्तक दल के द्वारा की जानी हैं। दस्तक अभियान सेवाओं का चरणबद्ध संचालन। दस्तक अभियान क्या काम करेगा? देखभालकर्ता से जानकारी ले। यहाँ पे 6 चरणों में दस्तक अभियान दल जो है वो काम करेगा। देखभालकर्ता मतलब माता पिता या दादा दादी जो भी बालक बालिका की देखभाल कर रहे हैं। वर्तमान स्वास्थ्य समस्या, टीकाकरण की स्थिति, MCP कार्ड देखेगा, बच्चों में दस्त की स्थिति। दूसरा, अवलोकन करें, जन्मजात विकृति विकास में देरी, दृष्टि श्रवण बाधित, खतरे के चिन्ह, निमोनिया, कुपोषण। तीसरा क्या काम करेगा? जांच करें, MUSC टेप से कुपोषण की जांच, हीमोग्लोबिनोमीटर से अनीमिया की जांच। प्रदान करें, आयु के अनुसार विटामिन A खुराक, अनीमिया की स्थिति के अनुसार IFA सिरप की खुराक, जांच के अनुसार ORS एवं जिंक। 5वां, परामर्श एवं प्रदर्शन। दस्तक दल जो है वो हाथ धोने का प्रदर्शन करके बताएंगे, ORS बनाने की विधि, बच्चों में आहार विविधता एवं स्तनपान। संदर्भन, गंभीर एनीमिया, गंभीर कुपोषण, खतरे के चिन्ह। ये सभी कार्य जो है वो दस्तक दल द्वारा किया जाएगा। अब हम इसके एक एक करके 11 सत्र देखेंगे। तो पहला सत्र है गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन। सबसे पहले अगर हम गंभीर कुपोषित बच्चे की बात कर रहे हैं तो हमें कुपोषण के बारे में पता होना चाहिए। कुपोषण क्या है? शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अनुपलब्धता, आवश्यक पोषक तत्वों की शरीर में सही मात्रा में न लेने अथवा उपयोग न होने की स्थिति। ये हुई कुपोषण की परिभाषा। कुपोषण 3 प्रकार का हो सकता है, कम वजन, ठिंगनापन और दुबलापन। अगर हम कम वजन की बात करें तो कम वजन जो है वो उम्र के अनुसार वजन सामान्य से कम होना, ठिंगनापन उम्र के अनुसार लंबाई कम होना और दुबलापन को हम परिभाषित करें तो लंबाई के अनुसार वजन कम होना। ये तीनों कुपोषण के लक्षण हैं। अत्यधिक दुबलापन, गंभीर कुपोषित बच्चों में आम बाल्यकालीन बीमारियों से 9 गुना अधिक मृत्यु का खतरा होता है। गंभीर कुपोषण कारण क्या कारण हो सकते हैं? माँ द्वारा 6 माह से कम उम्र के शिशु को केवल स्तनपान न कराना, ऊपरी पदार्थ पिलाना जैसे पानी, शहद, चाय, घुट्टी, दूध, जिससे बच्चों में दस्त रोग की अधिकता होती है। 6 माह की उम्र के पश्चात ऊपरी ठोस आहार प्रारंभ न करना। अगर बच्चों में ज़्यादा दस्त होगा तो बच्चों का वजन बढ़ने में कठिनाई होगी और बच्चा कुपोषित हो सकता है। बच्चों को आयु अनुसार सही मात्रा में ऊपरी आहार नहीं खिलाना, बच्चों का बार बार बीमार पड़ना, टीकाकरण का अभाव अथवा आंशिक टीकाकरण, माँ द्वारा व्यक्तिगत एवं बच्चे की स्वास्थ्य पर ध्यान न देना, बड़ा परिवार एवं परिवार नियोजन की कमी, स्वच्छ पेयजल का अभाव या पानी का सुरक्षित रखरखाव न होना।
अब हम गंभीर कुपोषण दुष्परिणाम देखेंगे। क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? बच्चों की वसा में कमी, उम्र आनुपातिक मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि न होना, आम भोजन को पचाने की क्षमता न होना एवं शरीर के मुख्य अंग जैसे हृदय, गुर्दा, जिगर एवं पाचन प्रणाली पर दुष्प्रभाव, बच्चों में रोगों से लड़ने की ताकत में कमी होना, बाल्यकालीन आम बीमारियां जैसे दस्त, निमोनिया, सर्दी, जुकाम, फोड़े फुंसी आदि का प्रकोप, बच्चों में होने वाली साधारण बीमारियों से मृत्यु का अत्यधिक खतरा, ये सारे दुष्परिणाम बच्चों में हो सकते हैं अगर बच्चा गंभीर कुपोषित है तो। गंभीर कुपोषण की पहचान हम कैसे करेंगे? सामान्यतः आप सभी ने बच्चों को देखा होगा, परंतु अगर बच्चा गंभीर कुपोषित है तो बच्चा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। गंभीर कुपोषण की पहचान हेतु हम ऊंचाई लंबाई के अनुसार वजन लेते हैं, जो कि अगर 3 SD से कम होता है तो बच्चा कुपोषित होगा। ऊपरी बाह्य के मध्य भाग की गोलाई लेंगे, अगर 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो बच्चा कुपोषित होगा। और दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन या एडिमा की जांच देखेंगे, एडिमा का होना। समुदाय में गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान। अगर हम समुदाय में रह रहे हैं तो नियमित वृद्धि निगरानी करना, MUAC लेना और दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन की जांच करना, इससे हम बच्चों में गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर सकते हैं। 6 माह से लेकर 60 माह के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय स्क्रीनिंग, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है MUAC टेप, कुछ इस प्रकार की आती है। इसमें कुपोषण को नापने के लिए ग्रीन, पीला और लाल कलर ये पृथक से दर्शाया गया है। यहाँ पर जो संकेत दिए हैं, जैसे हरा रंग है तो 12.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक ऊपरी भाग की गोलाई होगी। अगर पीला है तो 11.5 से 12.4 सेंटीमीटर होगी, जो कि मध्यम कुपोषण में आता है। और अगर लाल है तो 11.5 सेंटीमीटर से कम होगा, जो कि गंभीर कुपोषण में आता है। शारीरिक परीक्षण। हम शारीरिक परीक्षण कैसे करेंगे? तो सूजन की जांच करेंगे। सूजन की जांच हम कैसे करेंगे? केवल दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन पोषण संबंधी सूजन कहलाता है। हमेशा दोनों पैरों के पंजों पर अंगूठे से दबाव बनाकर सूजन की जांच की जाए, न कि केवल देखकर। दोनों पैरों के पंजों पर अंगूठे से 3 सेकंड तक सामान्य दबाव लगाएं। हम 3 सेकंड तक दोनों पैरों के अंगूठों से पैरों के पंजों पर अंगूठे से दबाव लगाएंगे और हम 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे। अंगूठे हटाने के बाद यदि गड्ढा बना रहता है व देरी से त्वचा सामान्य हो तो उसे पोषण संबंधी सूजन या एडिमा कहेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम चिकित्सीय जटिलताओं का आकलन करेंगे। ये कुछ चिकित्सीय जटिलताएं दी गई है। चिकित्सीय जटिलता का मतलब है कि अगर बच्चों में इनमें से कोई लक्षण है तो वह बच्चा गंभीर कुपोषण या गंभीर कुपोषित बच्चा हो सकता है, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, छाती अंदर की तरफ धंसना, नथुने फूलना, बच्चे का खाना नहीं खाना, सुस्ती, बेहोशी, हाथ पैरों का ठंडा पड़ना, दौरे पड़ना, तेज बुखार या 39 डिग्री C से कम या ज़्यादा कम होना, हाइपोथर्मिया, दस्त हम किसे बोलेंगे? 24 घंटे में 3 या 3 से अधिक बार पतले पानी जैसे दस्त होना, गंभीर निर्जलीकरण, गंभीर एनीमिया, आंखों संबंधी लक्षण, कार्नियल जीरोसिस, अल्सर, त्वचा में फोड़े फुंसी, मवाद युक्त छाले अथवा डर्मेटोसिस्ट के लक्षण, ये सभी चिकित्सीय जटिलताओं के लक्षण हैं। छः माह से कम उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान। अनुशंसा। जन्म से 28 दिन वाले ऐसे शिशुओं को
SNCU एवं 28 दिन से अधिक शिशु, अधिक किंतु 6 माह से कम उम्र वाले ऐसे शिशुओं को पोषण पूर्ण केंद्र में रेफर करें। जन्म से 6 माह की उम्र के शिशुओं में निम्न में से कोई लक्षण परिलक्षित होने पर उन्हें निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करें। कौन कौन से लक्षण? उम्र के अनुसार वजन 3 से कम, उम्र के अनुसार वजन 3 से कम, ऊंचाई लंबाई के अनुसार 3 से कम, लगातार 2 बार वजन निगरानी में गिरावट, स्थायी वजन परिलक्षित न होना, स्तनपान में असमर्थता या कठिनाई हो और दिखाई देने वाले मांसपेशियों की क्षति एवं चिकित्सीय जटिलता के लक्षण हों। ध्यान रहे, निःशुल्क रेफरल हेतु 108 अथवा जननी एक्सप्रेस का उपयोग करें। एनआरसी में भर्ती के दौरान सेम बच्चों एवं उनकी माताओं को निःशुल्क भोजन, औषधि जांचें एवं रक्तदान की व्यवस्था रहती है तथा माताओं को मजदूरी क्षतिपूर्ति भी दी जाती है। एनआरसी से छुट्टी प्राप्त समस्त बच्चों का फॉलोअप सुनिश्चित करें। अब हम दूसरा सत्र देखेंगे, सत्र 2। जो कि होगा 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया की सक्रिय स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन। बाल्यकालीन एनीमिया। कारण, बाल्यकालीन एनीमिया के क्या कारण होते हैं? गर्भावस्था में मां द्वारा आयरन की गोली का सेवन न करना, जिससे नवजात शिशु में आयरन भंडारण न होना, बच्चे को पहले 6 माह में मां का दूध न पिला पाना, आहार में लोह तत्व वाले पदार्थ जैसे हरे पत्तेदार सब्जी, अंकुरित दालें, अंडा, मछली, कलेजी एवं खट्टे फल आदि न लेना, साफ सफाई की कमी व पेट में कीड़े होना, बार बार मलेरिया होना, ये बाल्यकालीन एनीमिया के कारण हो सकते हैं। इसका दुष्परिणाम क्या होंगे? दुष्परिणाम में हम अगर देखें तो चिड़चिड़ापन, ऐसे बच्चे चिड़चिड़ापन, भूख में कमी, बच्चों की जल्दी थकान, सांसें फूलना, आम बीमारी जैसे दस्त, उल्टी, सर्दी, खांसी, फोड़े फुंसी आदि बार बार होना, उम्र के अनुसार शरीर व मानसिक विकास न होना और शरीर में सूजन, ये सभी दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये हीमोग्लोबिनोमीटर है जो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, जो कि हीमोग्लोबिन की जांच हेतु आवश्यक है। यहाँ पर डिजिटल हीमोग्लोबिन की उपयोग की प्रक्रिया दी गई है जो कि एएनएम के द्वारा की जाएगी। स्ट्रिप्ट बेस्ड डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के उपयोग की विधि। पहला है, मशीन शुरू करें। सिस्टम एक ऑटो चेक और ऑटो कैलिब्रेशन से गुजरता है, जिसके बाद बैटरी स्तर, दिनांक, समय और स्ट्रिप का बेड कोड इंद्राज करें। स्ट्रिप बोतल पर उल्लेखित कोड दर्ज करें। मशीन डिस्प्ले पर स्ट्रिप चिन्ह फ्लैश होगा। मशीन में एक नवीन परीक्षण स्ट्रिप डालें। इसमें सामने की तरफ तीर और इशारा करते हुए दिया होगा, यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये सभी कार्य एएनएम को इसकी ट्रेनिंग दी गई है तो एएनएम के द्वारा संपन्न की जाएगी। ये यहाँ पर एक सारणी दी गई है एनीमिया के चिन्हांकन हेतु हीमोग्लोबिन का स्तर। हितग्राही समूह, बच्चे 6 माह से 59 माह, सामान्य हीमोग्लोबिन 11 होना चाहिए और अल्प अगर होगा तो 10 से लेकर 10.9 के मध्य होगा। मध्यम 7 से लेकर 9.9 तक होगा और गंभीर एनीमिया 7। ऐसे ही 5 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों की तालिका और गर्भवती महिलाएं, पुरुषों के लिए भी तालिका दी गई है।
बाल्यकालीन एनीमिया का प्रबंधन। 8 ग्राम से 10.9 ग्राम हीमोग्लोबिन स्तर वाले बच्चों को भोजन उपरांत प्रतिदिन 2 माह तक निम्नानुसार आयरन फॉलिक एसिड सिरप पिलवाएं। अगर बच्चा 6 माह से 12 माह का है तो 1 ml सिरप प्रति 14 दिन के बाद आशा कार्यकर्ता द्वारा IFS से संबंधित शिकायत दर्ज की जाए एवं समाधान कर। अगर बच्चा 1 से 3 वर्ष का है तो 1.5 ml IFS सिरप, 3 से 5 वर्ष का है तो 2 ml IFS सिरप दी जाएगी। यदि हीमोग्लोबिन स्तर अब बाल्यकालीन एनीमिया का प्रबंधन। एएनएम द्वारा 6 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों की डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर द्वारा HB एस्टिमेशन किया जाए। 7 ग्राम या उससे कम हीमोग्लोबिन होने पर बच्चों को सेक्टर या विकासखंड स्तर पर भेजें। तदोपरांत 7 ग्राम या उससे कम हीमोग्लोबिन वाले समस्त बच्चों में एनीमिया का कारण जानें एवं आवश्यकता अनुसार निःशुल्क रक्तदान हेतु निःशुल्क वाहन से निकटस्थ ब्लड स्टोरेज ब्लड बैंक युक्त स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करें। बच्चों को रक्तदान के बाद न्यूनतम 1 दिन चिकित्सीय निगरानी में अवश्य रखा जाए। अब हम तीसरा सत्र देखेंगे। सत्र 3 में बाल्यकालीन दस्त रोग की पहचान एवं नियंत्रण। दस्त रोग का आकलन कैसे करेंगे? क्या बच्चे को दस्त है? यदि हाँ, पूछे कब से? क्या मल में खून आता है? पेट की त्वचा पर देखें व महसूस करें। बच्चे की सामान्य स्थिति देखें। क्या शिशु सुस्त या बेहोश है, बेचैन व चिड़चिड़ा है? धसी हुई आँखों के लिए देखें। बच्चे को कुछ पीने को दें। पेट की त्वचा पर चिकोटी भरें। यह कैसे वापस आ जाती है? बहुत धीरे धीरे, 2 सेकंड से अधिक समय में। ध्यान दें, क्या बच्चा पानी पी सकता है या बहुत कम पीता है? पीने को उतावला है या प्यासा है? निर्जलीकरण का आकलन एवं प्रबंधन। कुछ या गंभीर निर्जलीकरण के वर्गीकरण के लिए पर्याप्त चिन्हों का न होना। निर्जलीकरण नहीं, घर पर दस्त के उपचार के लिए पीने व खाने को दे। दस्त के दौरान घर में देखभाल। जब बच्चे को निर्जलीकरण नहीं है, माँ को 4 नियम बताएं। जीवन रक्षक घोल ORS पिलाएं और अधिक तरल पदार्थ देते रहें। बच्चे को माँ का दूध एवं भोजन देना जारी रखें। जिंक की गोली 14 दिनों तक जारी रखें। माँ को समझाएं कि बच्चे को तुरंत वापस कब लाना है। माँ को समझाएं कि बच्चे को तुरंत वापस कब लाना है। बच्चा अधिक बीमार हो, माँ का दूध पीना कुछ भी पीना बंद कर दे। मल में खून आए, यदि बच्चे को बुखार हो जाए, बच्चा लगातार उल्टी कर रहा हो। ये सभी निर्जलीकरण का आकलन एवं प्रबंधन करेंगे। दस्त के दौरान घर में देखभाल करता। जब बच्चे को निर्जलीकरण नहीं है तो क्या करेगा? उपयोगी तरल पदार्थ, माँ का दूध, छाछ, नींबू पानी, चावल का माड़, दाल सब्जी का पानी, नारियल पानी यदि उपलब्ध हो। हानिकारक तरल पदार्थ, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक, बोतल वाले पदार्थ, चीनी, कॉफ़ी, चाय, ये सभी नहीं पिलाना है और ये सभी पदार्थ हम दे सकते हैं। माँ को बताएं कि प्रत्येक दस्त के बाद में जीवन रक्षक घोल या ORS कितना पिलाना है। माँ को बताएं कि प्रत्येक दस्त के बाद जीवन रक्षक घोल ORS कितना पिलाना है। 2 माह से कम आयु तक, 2 माह से 2 साल तक, 2 माह से 2 माह के आयु तक चम्मच से पिलाएंगे। 2 माह से 2 साल तक आधा ग्लास, 2 साल से ऊपर आधा या 1 ग्लास। दस्त के साथ कुछ निर्जलीकरण। निम्न में से कोई 2 चिन्ह। बेचैन व चिड़चिड़ा,
धसी हुई आंखें, पीने को उतावला व प्यासा, चिकोटी बनने पर त्वचा धीरे धीरे वापस जाना, कुछ निर्जलीकरण। पीने व खाने को दे। प्लान बी, अगर सुधार न हो तो दिन में 2 बार पुनः अवश्य देखें। अगर बच्चे में निर्जलीकरण होने पर क्या करेंगे? बच्चे को तुरंत भर्ती के लिए स्वास्थ्य संस्था रेफर करेंगे। देखभालकर्ता को सलाह दें कि रास्ते में बच्चे को बार बार जीवन रक्षक घोल ORS पिलाते रहें। यदि बच्चा 2 माह से कम है तो पहली खुराक इंट्रामस्कुलर एस्पिसिलिन और इंजेक्शन जेंटामाइसिन रेफर करने से पहले दें। गंभीर निर्जलीकरण। अब हम गंभीर निर्जलीकरण की बात करेंगे। निम्न में से कोई 2 चिन्ह: सुस्त या बेहोश, धसी हुई आंखें, पी नहीं सकता, कम पी रहा है, चिकोटी बनने पर त्वचा का बहुत धीरे धीरे वापस जाना, तुरंत रेफर करें और माँ को बताएं कि बच्चे को जीवन रक्षक घोल पिलाती रहें। सत्र 4, सघन दस्त रोग पखवाड़ा ICDS गतिविधि आयोजन। IDCF गतिविधियाँ। समुदाय आधारित गतिविधियाँ। 5 वर्ष के बच्चों के परिवार में एक ORS पैकेट का वितरण। दल द्वारा दस्त रोग से ग्रसित बच्चों को ORS पैकेट एवं 14 जिंक की गोलियों का वितरण। भ्रमण के समय दस्त से ग्रसित बच्चों में खतरे के लक्षणों की पहचान एवं निःशुल्क परिवहन द्वारा निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार हेतु रेफर करना। दल द्वारा भ्रमण के समय साबुन से हाथ धोने की विधि का प्रदर्शन। सत्र 5, इसमें हम बच्चों में शैशव एवं बाल्यकालीन निमोनिया की त्वरित पहचान, प्रबंधन एवं रेफरल। मध्य प्रदेश में निमोनिया की गंभीरता। प्रतिवर्ष निमोनिया से होने वाली मृत्यु 5 वर्ष से कम बच्चे। प्रतिवर्ष जो है वो 13,029 बच्चों की मृत्यु निमोनिया से होती है। प्रति माह 1,085, प्रतिदिन 36 और प्रति घंटा 2 बच्चों की निमोनिया से मृत्यु हो रही है। निमोनिया क्या है? हम निमोनिया के बारे में जानेंगे। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया, वायरस एवं फंगस द्वारा होता है, जिसमें बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होती है। निमोनिया कैसे पनपता है? ज़्यादा समय में धुएं के नज़दीक रहने से, मौसम में बदलाव, प्रतिरोधक क्षमता में कमी और पौष्टिक आहार नहीं मिलने से निमोनिया की संभावना बढ़ जाती है। निमोनिया कैसे फैलता है? निमोनिया से पीड़ित रोगी के खांसने या छींकने से यह संक्रमण हवा में फैलता है। बचाव। छः माह तक केवल स्तनपान कराना, उपयुक्त पोषण आहार देना, विटामिन ए पूर्ण देना। रोकथाम: काली खांसी, खसरा, HIV, HIB, PCV एवं रोटा वायरस हेतु टीकाकरण करना, साबुन से हाथ धोना, सुरक्षित पीने का पानी उपयोग, स्वच्छता, घरेलू वायु प्रदूषण कम करना, देखभाल करने की प्रवृत्ति एवं रेफरल में सुधार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर में प्रबंधन, ऑक्सीजन उपचार देना, स्तनपान सहित अन्य आहार जारी रखना। ये सभी उपचार। सामुदायिक एवं संस्था आधारित बाल्यावस्था निमोनिया के प्रकरणों का प्रबंधन। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रबंधन एवं उपचार 2 आयु वर्गों में किया जाता है। बाल्यावस्था निमोनिया के प्रकरणों का प्रबंधन 0 से 49 दिन के शिशु और 49 दिन से 5 साल तक के शिशु।
अगर हम निमोनिया की बात करें तो 0 से 2 माह के शिशु हैं। सांस तेज चलना हम किसे बोलेंगे जिसमें हम निमोनिया की पहचान कर सकें? तो प्रति मिनट सांस 60 या 60 से ज़्यादा होना। अगर 2 माह से 1 वर्ष तक का शिशु है तो प्रति मिनट सांस की गति 50 या 50 से अधिक होना। अगर 1 वर्ष से 5 वर्ष का शिशु है तो प्रति मिनट सांस की गति 40 या 40 से अधिक होना। सत्र 6 होगा एनआरसी या एसएनसीओ से छुट्टी प्राप्त अथवा जोखिम वाले शिशुओं का फॉलोअप करना। फॉलोअप गृह आधारित नवजात शिशु की देखभाल। जब भी हम किसी बच्चे को एनआरसी में रेफ़र करते हैं तो उसके 4 फॉलोअप जरूरी होते हैं या आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता के द्वारा प्रति सप्ताह भी घर पर फॉलोअप किया जाता है। उच्च जोखिम वाले शिशु कौन होते हैं? जैसे कि एसएनसीयू से उपचार उपरांत डिस्चार्ज किए गए नवजात शिशु, समय पूर्व जन्मे या 34 सप्ताह से कम, जन्म के समय कम वजन के नवजात शिशु या 2 किलो से कम वजन। इन बच्चों को क्यों उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? कम वजन एवं समय से पूर्व जन्मे शिशु, इन बच्चों को क्यों प्राथमिकता दी जा रही है? क्योंकि मृत्यु की ज़्यादा संभावना होती है, कुपोषण होने की अधिक संभावना होती है और शारीरिक तथा मानसिक संबंधी विकास में देरी होती है। शिशुओं को आशा द्वारा दी जाने वाली गृह भेंट। सामान्य नवजात शिशु का जन्म 0 डेज ऑफ बर्थ, पहली गृह भेंट पहले दिन देना है। दूसरी गृह भेंट थर्ड डे ऑफ बर्थ, तीसरी गृह भेंट 7वें दिन, चौथी गृह भेंट 14वें दिन, 5वीं गृह भेंट 21वें दिन और छठी गृह भेंट 28वें दिन और 7वीं गृह भेंट देना है जब 42 दिन पूर्ण हो। माँ को तुरंत वापस दिखाने वाले लक्षण बताएं। बच्चा अधिक बीमार हो जाए, स्तनपान या पेयजल पदार्थ नहीं ले सके, तेज सांस चले, सांस लेने में कठिनाई हो, बुखार आए, तो ऐसे बच्चों की माताओं को तुरंत बच्चों को अस्पताल में या नज़दीकी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को दिखाना चाहिए। सातवां सत्र होगा हमारा 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए अनुपूरण। विटामिन ए की कमी। 1 से 4 वर्षीय बच्चों में विटामिन ए की कमी। जन स्वास्थ्य समस्या। आहार में विटामिन ए का कुल सेवन प्रतिदिन की आवश्यकता का केवल 50% ही है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या कारण होंगे? माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध या खीस न पिलाना, पहले 6 महीने तक स्तनपान न करना, 6 महीने पश्चात स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार शुरू न करना, 6 महीने के बाद पूर्ण रूप से स्तनपान बंद कर देना, बच्चों को खिलाए जाने वाले आहार में विटामिन ए युक्त भोजन का न होना, खसरा दस्त जैसे संक्रमण का बार बार होना। विटामिन ए की कमी के दुष्परिणाम। क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? दस्त एवं खसरे के प्रकरणों में बढ़ावा, बच्चों में रतूंधी, जीरोप्थेल्मिया
कॉर्निया का नष्ट होना एवं अंधत्व का प्रमुख कारण, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी का कारण संक्रमण की अधिकता, संक्रमण जनित बीमारियों में बढ़ोतरी और बच्चों में समुचित वृद्धि न हो पाना, ये सभी कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। विटामिन ए के लाभ क्या क्या हैं? आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, आम बीमारी जैसे दस्त, उल्टी, सर्दी खांसी, फोड़े फुंसी से लड़ने की क्षमता में बढ़ोतरी, वृद्धि विकास में सहायक होना, शरीर में संक्रमण, दस्त व रोग से खसरे के बचाव, त्वचा आँखों का स्वास्थ्य रखना और एनीमिया नियंत्रण में सहायक। अब हम विटामिन ए की खुराक देख लेते हैं। 9 माह से 1 वर्ष से कम 1 ml देंगे या आधा चम्मच, और अगर 1 से 5 वर्ष का है तो 2 ml देंगे या 2 ml या पूरा चम्मच। आठवां सत्र होगा बच्चों में दिखाई देने वाली जन्मजात विकृति एवं वृद्धि विलंब की पहचान। ये कुछ बच्चों में जन्मजात विकृतियां हैं, जैसे फटे होंठ और तालू, दोनों फटे होंठ और तालू लक्षण, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लब फुट, ये जो है वो क्लब फुट ये लक्षण है। जन्मजात बहरापन, जन्मजात भेंगापन, ध्यान रहे बच्चों में उपरोक्त में से कोई भी जन्मजात विकृतियों के लक्षण दिखाई पड़े, विकासखंड के आरबीएसके की दल को सूचित करें अथवा निकटतम केंद्र रेफर करें, जहां निःशुल्क चिकित्सीय जांच की जाए एवं बच्चे के इलाज के लिए परिजनों को समझाइश दी जाए। 9वां सत्र हमारा होगा 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में श्रवण बाधित एवं दृष्टि दोष की पहचान की पुष्टि। गृहभेट के दौरान बच्चों की माता परिजनों से निम्न बिंदुओं पर जानकारी ली जाए। क्या बच्चे को दूर की चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं? क्या बच्चे को छोटी छोटी वस्तुएं आसानी से देख लेता है? क्या बच्चा बार बार सिरदर्द की शिकायत करता है? क्या बच्चा छोटी दूरी की चीज़ों को देखने पर आँखों की ज़्यादा जोर देता है? क्या बच्चा आपकी आवाज़ पर ध्यान देता है? क्या बच्चा धीरे बोलने पर प्रतिक्रिया देता है? क्या करें? प्राप्त जानकारी के आधार पर दृष्टि दोष, श्रवण बाधित की शंका होने पर निकटस्थ आरबीएस के मोबाइल टीम के से संबंध करके से आवश्यक उपचार हेतु रेफर करें। अगला सत्र है हमारा 10वां सत्र, समुचित शिशु एवं बाल आहार पूर्ति संबंधी समझाइश। शिशु एवं बाल आहार पूर्ति संबंधी समुचित व्यवहार से प्रतिवर्ष लगभग 1,56,000 शिशुओं की मृत्यु होने से बचाया जा सकता है। क्या है शिशु बाल आहार पूर्ति संबंधी समुचित व्यवहार? पहला है नवजात शिशु को यथाशीघ्र जन्म के 1 घंटे के भीतर शीघ्र स्तनपान कराना, जन्म के पहले 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराना, 6 माह पूरे होने पर स्तनपान के साथ ऊपरी आहार की शुरुआत, 2 वर्ष के बाद में स्तनपान जारी रखना। नवजात शिशु को यथाशीघ्र जन्म के 1 घंटे के भीतर शीघ्र स्तनपान कराना। शिशु को पहले 1 घंटे सबसे चैतन्य रहता है। यह बच्चे का पहला टीका जो उसे रोगों से लड़ने की ताकत देता है। विटामिन ए से भरपूर, आंवल जल्दी बाहर करने एवं रक्तस्राव नियंत्रण करने में सहायक, बच्चों का पेट और आंत साफ करता है। तो ये है स्तनपान, शीघ्र स्तनपान कराने के कुछ लाभ। विश्वसनीय लक्षण जिससे पता चलता है कि शिशु को पर्याप्त दूध नहीं मिल रहा है।
वजन कम बढ़ना और कम मात्रा में गाढ़ा पेशाब आना। ग्यारहवां सत्र है परामर्श कैसे करें। प्रभावी संचार कैसे किया जाए। संदेश छोटा हो, सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग हो। संदेश ग्रहण करने वाले से दोहरा लिया जाए। संदेश में मुख्य बातें शामिल हो। सुनने की प्रक्रिया, जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो बीच में न रोके। बातचीत के दौरान अन्य गतिविधियां न करें। कठिन प्रश्न न पूछे। बेहतर समझ के लिए बातों को दोहरा लें। आपसी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए गृह प्रवेश या मिलने पर अभिवादन करें। किसी भी व्यक्ति को सही नाम और सम्मान के साथ पुकारें। उसकी प्रतिक्रियाओं, चिंताओं, शंकाओं को पहचान करें, अर्थात उसे ये जाहिर करें कि आपने उसकी सभी बातें सुनी और समझी हैं। उनको बताएं कि आपका काम उनकी मदद करना है। कुशल परामर्शदाता के गुण। कुशल संचार की क्षमता, व्यवहार कुशलता, मृदुभाषी, विषय की जानकारी प्रोत्साहित करने वाला। दस्तक अभियान दल एएनएम की भूमिका। दस्तक अभियान दल की भूमिका, एएनएम की क्या भूमिका होगी। ग्राम स्तरीय माइक्रो प्लान के आधार पर निर्धारित दिवसों में गृह भ्रमण कर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के परिवार में दस्तक सेवाएं प्रदान करना। एक ग्राम में एक दिवस में न्यूनतम 20 से 24 परिवारों में गृह भ्रमण कर गुणवत्तापूर्ण दस्तक गतिविधि संचालित करना। एक परिवार में समस्त सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु अधिकतम 25 मिनट समय निर्धारित है। एक ग्राम में अधिकतम 3 दिवस में 0 से 5 वर्ष तक के समस्त परिवारों में दस्तक सेवाओं का आच्छादन सुनिश्चित करना। ब्लॉक स्तर से प्राप्त बच्चों की सूची के आधार पर भ्रमण करना एवं सूची में अनुपलब्ध नए बच्चों के परिवारों के घर भ्रमण सुनिश्चित करना। एएनएम की भूमिका, समस्त 6 माह से 5 वर्षीय बच्चों की हीमोग्लोबिनोमीटर से जांच करना। गंभीर एनीमिया से पीड़ित बच्चों को सेक्टर या पीएचसी पर भेजना। 9 माह से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों का विटामिन ए अनुपूरण करना एवं आंगनबाड़ी रजिस्टर में एंट्री करवाना। एमयूएसी टेप से गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान करना। गंभीर कुपोषित बच्चों में चिकित्सीय जटिलता जैसे बुखार, दस्त, निर्जलीकरण, उल्टी आदि लक्षणों की जांच करें। प्राथमिकता के आधार पर एनआरसी में रेफर करना। आंगनबाड़ी स्तर पर संचालित सीसेम कार्यक्रम में पंजीकृत गंभीर कुपोषित बच्चों में भी चिकित्सीय जटिलताओं का आकलन करना तथा चिन्हित चिकित्सीय जटिलताओं वाले बच्चों को एनआरसी रेफर करना। 6 माह से कम उम्र के बच्चों में स्तनपान संबंधी कठिनाई, वजन में गिरावट आदि की जांच कर जटिलताओं में होने पर आवश्यकता अनुसार एनआरसी रेफर करना। एएनएम की भूमिका, बीमार बच्चों की IMNCI आधारित लक्षणों के आधार पर पहचान करना एवं यदि स्थानीय स्तर पर मूलभूत उपचार संभव हो तो उपचारित करना। गंभीर क्रिटिकल बच्चों को निःशुल्क परिवहन व्यवस्था से निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करना। SNCU एनआरसी से छुट्टी प्राप्त बच्चों के घर मौजूद हो तो उनकी जांच करना, आवश्यकता अनुसार फॉलोअप सुनिश्चित करना। संभावित निमोनिया के अल्प लक्षण पाए जाने पर आवश्यक दवाई परिजनों को उपलब्ध कराना।
सुधार न होने की स्थिति में प्रोटोकॉल अनुसार निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करना। बच्चों में दिखाई देने वाली जन्मजात विकृतियों की पहचान करना। रेफर किए गए समस्त बच्चों की नामजद ट्रैकिंग करना ताकि कोई भी गंभीर एनीमिया, गंभीर कुपोषण अथवा गंभीर संक्रमण, निमोनिया अथवा अन्य संक्रमण से ग्रस्त बच्चा उपयुक्त उपचार से वंचित न रहे। दस्तक अभियान गतिविधि का समय निर्धारण। गतिविधि जो है वो हाथ धुलाई का प्रदर्शन 2 मिनट, गंभीर कुपोषण की पहचान 3 मिनट, एनीमिया की पहचान 4 मिनट, निमोनिया एवं अन्य संक्रमण की पहचान 3 मिनट, दस्त एवं निर्जलीकरण की पहचान 2 मिनट, विटामिन ए अनुपूरण 3 मिनट, शिशु एवं बाल आहार पूर्ति परामर्श, ORS एवं जिंकोली का उपयोग परामर्श 5 मिनट, रिपोर्टिंग 2 मिनट। अधिकतम कुल समय एक परिवार में 20 से 25 मिनट लेना है। संभावित है कि एक परिवार में समस्त गतिविधियां संपादित करने की आवश्यकता न हो। ये था दस्तक अभियान की पूरी ट्रेनिंग। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।